हेलो स्टूडेंट्स, मेटलर्जी चैप्टर में बेटा अभी तक हमने मेटल ऑक्साइड से मेटल बना लिया है। और ये जो मेटल बना है बेटा ये 100% प्योर नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है, इसलिए हम इसको क्रूड मेटल बोलते हैं। अब हमें करना क्या है बेटा, क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करना है। और क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए जो हम प्रोसेस लगाते हैं उस प्रोसेस को बेटा रिफाइनिंग बोलते हैं। तो रिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है बेटा वो रिफाइनिंग है। टोटल हमारे पास 6 रिफाइनिंग होती है बेटा, 6 टाइप की रिफाइनिंग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई में खासकर ये आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप 6 टाइप की रिफाइनिंग पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल्स पर विशेष कर ध्यान देना है कि कौन से तरह के मेटल पे कौन सी रिफाइनिंग यूज की जाती है। तो आपको एग्जाम्पल पे विशेष कर ध्यान देना है बेटा। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो टोटल 6 रिफाइनिंग है बेटा, जिसमें फर्स्ट है हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस नेम से पता चल रहा है बेटा, डिस्टिलेशन प्रोसेस बेटा हम वहां यूज करते हैं जो वोलेटाइल मेटल होते हैं, यानी कि जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, वोलेटाइल मेटल्स, इनके लिए यूज करते हैं। लाइक बेटा जिंक हो गया, जिंक एक वोलेटाइल होता है, इजीली वेपराइज हो जाता है। मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया बेटा, कैडमियम हो गया, एक्सेट्रा। जो भी वोलेटाइल है जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं उनके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाते हैं। करते क्या है बेटा, एक आयरन का एक लेते हैं, टैंक लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वोलेटाइल मेटल को हीट करते हैं। जब आप हीट करोगे बेटा, यहाँ से आपने क्या किया, हीट किया बेटा, हीट करेंगे तो यानी जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। और ये जो वेपराइज हुआ है इनको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे बेटा अलग से, और अलग से फिर इनको कंडेंस कर लेंगे। तो यानी आप क्या देखोगे, मेटल अलग हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगी, इम्प्योरिटी बच जाएगी। ठीक है, तो इम्प्योरिटी क्या होगी, नॉन वोलेटाइल हो, यानी इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। और मेटल क्या होगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी वो वोलेटाइल होते हैं। तो मेटल इजीली वेपराइज हो जाएगा, फिर उस वेपर को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और मेटल क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये पहली जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन, ये बेटा वोलेटाइल के लिए यूज की जाती है, वोलेटाइल मेटल के लिए यूज की जाती है। सेकेंड प्रोसेस है लिक्वेशन प्रोसेस। ध्यान से देखना, लिक्वेशन प्रोसेस बेटा, सेकंड प्रोसेस है लिक्वेशन प्रोसेस। लिक्वेशन प्रोसेस भी वहां यूज की जाती है जहां मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो और इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेसर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो बेटा, ज़्यादा हो, और मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी फर्नेस का यूज करते हैं बेटा, यानी कि हम क्या करेंगे, एक रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज करेंगे। रिवर्बरेटरी फर्नेस लेंगे, रिवर्बरेटरी फर्नेस, और इसमें क्या करेंगे, एक स्लोप बनाएंगे। स्लोप, ये जो स्लोप होता है इसको हार्ट, स्लोपिंग हार्ट बोलते हैं। बताऊंगा क्या होता है ये, देखो कैसे करते हैं। एक फर्नेंस लेते हैं, ये बेटा एक फर्नेंस हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर हमें यूज करना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम नीचे से हीट करेंगे बेटा, हीट, और इस पे ना एक ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे एक स्लोप बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया, ठीक। इस स्लोप पे हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा, हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट होगा, ये ऐसे हमने बना दिया, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को रखेंगे, इम्प्योर मेटल।
जैसे ये इम्प्योर मेटल यहां से नीचे की तरफ आएगा बेटा, अब यहां से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो क्या होगा, यहां से हीट होगा, हीट होगा तो वो क्या होगा बेटा, मेल्ट होगा। अब इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो मेटल जल्दी मेल्ट होगा। मेटल जल्दी मेल्ट होगा तो मेटल क्या होगा, नीचे आएगा, और पहले कौन आएगा, मेटल आएगा बेटा, और उस मेटल को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा, प्योर मेटल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जहाँ मेल्टिंग पॉइंट मेटल का कम होता है वहाँ पर हम लिक्वेशन मेथड यूज़ करते हैं बेटा। और ये मेथड बेसिकली जहाँ इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेटल का कम, वहाँ यूज होगा। देखो यहाँ इम्प्योरिटी है और प्लस में मेटल है, अब इम्प्योरिटी क्या रहेगी, ऊपर रह जाएगी ऐसे, क्योंकि इम्प्योरिटी तो सॉलिड फॉर्म में ही है, इससे चिपकी रहेगी, बट जो मेटल वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा, इम्प्योरिटी अलग हो जाएगी। तो लिक्वेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ लिक्वेशन प्रोसेस के बाद, हमारा जो थर्ड नंबर पे है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बेटा एक से ज़्यादा मेटल के लिए यूज की जाती है, मोस्ट ऑफ मेटल में यूज करते हैं हम। नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके रिफाइन करना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाता है। ठीक है, ये बहुत सारे मेटल के लिए यूज करते हैं बेटा, जैसे कॉपर के लिए हो गया, सिल्वर के लिए हो गया, गोल्ड के लिए हो गया, ऐसे मान लो निकल के लिए हो गया, लेड के लिए हो गया। ठीक है, लेड के लिए, क्रोमियम के लिए, एक्सेट्रा, बहुत सारे मेटल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, हमारे पास जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर आपको पता है, ब्लिस्टर जो कॉपर होता है बेटा ये 99.99% प्योरिटी का होता है, इसमें यानी कि थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती है। तो हमारे पास जो इम्प्योर कॉपर है, ये क्या है बेटा, इम्प्योर कॉपर। हम क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर की एक शीट बना लेते हैं, ऐसे मोटी सी शीट बना लेते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद हम प्लस में एक सेम टू सेम प्योर मेटल रखते हैं, एक प्योर मेटल की, प्योर कॉपर की पतली सी शीट बना लेंगे। ठीक है, हमें जो भी हमने इम्प्योर मेटल लिया है उसी के हमें एक प्योर मेटल की शीट भी चाहिए। दोनों को क्या करेंगे, एक सेम मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इनको क्या करेंगे, डिप कर देंगे। तो ये हमारा हो गया बेटा इम्प्योर कॉपर, और ये हो गया हमारा प्योर कॉपर। इनको क्या किया मैंने, कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यानी कि एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट में क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो ये क्या होगा बेटा, कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 का सॉल्यूशन। ठीक, कॉपर का वही मेटल का ही क्या करना, हमें एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेना है। फिर इनको क्या कर दिया, एनोड कैथोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या पार्ट है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। जो इम्प्योर मेटल होता है बेटा, इम्प्योर, ये क्या होता है हमारा, एनोड होता है, और जो प्योर होता है बेटा ये क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे होगा क्या, ध्यान से देखेंगे आप। जो इम्प्योर मेटल है उसमें कॉपर भी है और इम्प्योरिटी भी है। कॉपर क्या करेगा, एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर क्या होगा, कॉपर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। वो जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और कॉपर किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज होकर किस में आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन में। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया। इधर से क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ गए,
और यहाँ क्या कॉपर 2 पॉजिटिव, ये वापस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस पे जा करके जुड़ जाएगा। यानी कि एट कैथोड क्या होगा, कैथोड सॉल्यूशन के अंदर से क्या है बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कॉपर जा करके ऐड हो जाएगा। धीरे धीरे आप क्या देखोगे, इसके ऊपर जो प्योर कॉपर की रोड है उस पर कॉपर ऐड होता चला जाएगा, और जो इम्प्योर कॉपर है बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे आप क्या देखोगे, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ कॉपर क्या है, प्योर कॉपर ऐड हो जाएगा। प्लस में जो इम्प्योरिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, नीचे ऐसे पड़ जाएगी, इसको हम एनोड मड बोलते हैं, एनोड मड की फॉर्म में, एनोड मड। तो होता क्या है, जो भी मेटल हमें प्यूरिफाई करना है उसकी हम क्या करते हैं, एक बड़ी मोटी सी शीट बना लेते हैं, एक बिल्कुल पतली सी बेटा प्योर मेटल की शीट बनाते हैं। तो इम्प्योर मेटल से जो मेटल होता है, जो भी आप मेटल ले रहे हो, इम्प्योर मेटल एनोड पे क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे ऊपर से वायर के थ्रू, ठीक, और मेटल पॉजिटिव किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में। और फिर कैथोड पे क्या होगा, यही मेटल पॉजिटिव को कैथोड पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ये वापस मेटल बन जाएगा, और ये जा करके उस दूसरे मेटल पे चिपक जाएगा। तो यानी ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल होती है। पता चल गया बेटा। तो थर्ड मेथड हमारा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब नंबर 4 मेथड हम करते हैं, इसको जोन रिफाइनिंग बोलते हैं बेटा, जोन रिफाइनिंग। और ये जोन रिफाइनिंग कब होती है, जब इम्प्योरिटी मोल्टन मेटल में ज़्यादा सोल्यूबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड मेटल। और एक और बहुत अच्छी बात है बेटा, देखो ध्यान से, नंबर 4 जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग हम बात कर रहे हैं, जोन रिफाइनिंग बेटा वेरी हाई प्योरिटी के लिए प्रोड्यूसिंग, इट इज यूज टू प्रोड्यूसिंग वेरी हाई प्योरिटी मेटल। जब हमें बहुत ज़्यादा प्योर मेटल चाहिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मेनली बेटा जैसे जर्मेनियम के लिए यूज़ करते हैं, जर्मेनियम, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जर्मेनियम के बाद बात करता हूँ, सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन के लिए बेटा, बोरोन के लिए, गैलियम के लिए, या फिर आप इंडियम वगैरह के लिए, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, जोन रिफाइनिंग यूज़ करते हैं। जोन रिफाइनिंग की एक और ख़ास बात क्या है बेटा अगर मैं बात करूं, ये वहाँ यूज होता है इम्प्योरिटी, वेयर इम्प्योरिटी इज मोर सोल्यूबल इन मोल्टन मेटल देन सॉलिड मेटल। जहाँ इम्प्योरिटी मोल्टन मेटल में ज़्यादा सोल्यूबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड मेटल में। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, हम क्या करते हैं, एक मेटल की रोड लेते हैं जो इम्प्योर है। ये हमने क्या की बेटा, इम्प्योर मेटल की रोड ली। इसको क्या करेंगे, एक फर्नेंस में रखेंगे। ये हमारी होगी मान लो फर्नेंस। हमने क्या किया, इसको एक फर्नेंस में रखा बेटा, ठीक है, ये फर्नेंस होगी। इस फर्नेंस की खास बात क्या है, इस फर्नेंस के अंदर एक हीटर होता है, मूविंग हीटर। ये मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे ऐसे नीचे भी लगा देता हूँ मैं और ऊपर भी लगा देता हूँ। ये क्या बेटा, मूविंग हीटर, ठीक है, मूविंग हीटर। ये मूव करेगा आगे। अब देखो जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा बेटा। वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेटल क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। जैसे ये मेटल मेल्ट होगा तो अब हम क्या करेंगे, इस हीटर को थोड़ा सा मूव कर देंगे। जब आप इस हीटर को मूव करेंगे, ये हीटर जब आगे जाएगा ऐसे, अब ये मान लो आगे मूव कर गया, ठीक है, यहाँ से हीटर कहाँ चला गया, अब आगे मूव कर गया। अब धीरे धीरे क्या होगा,
ये नेक्स्ट वाला पार्ट मेल्ट होना स्टार्ट होगा बेटा, और ये वाला जो पार्ट है वापिस क्या होगा, सॉलिड होना स्टार्ट होगा। जैसे ये सॉलिड होना स्टार्ट होगा तो इम्प्योरिटी किस में सोल्यूबल है, मेल्टेड में। तो इम्प्योरिटी मेल्टेड मेटल के साथ मूव करती रहेगी और धीरे धीरे इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, मेल्टेड मेटल में इकट्ठी हो जाएगी। तो ये इम्प्योरिटी क्या करेगा, यहाँ से इम्प्योरिटी मेल्टेड मेटल के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ये सॉलिड हो रहा है तो इम्प्योरिटी आगे मूव कर रही है, फिर ये आगे मूव करेगा बेटा लास्ट में मान लो यहाँ मूव कर गया ये, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हीटर आ गया लास्ट में। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे सारी की सारी इम्प्योरिटी, अब ये यहाँ से मूव करके हीटर आगे चला गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, सारी की सारी इम्प्योरिटी लास्ट में इकट्ठी हो जाएगी और बीच वाला सॉलिड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। फिर जो लास्ट में जो मेटल का टुकड़ा बचेगा उसको हम बेटा कट कर देंगे, अलग कर देंगे, इम्प्योरिटी वाला अलग बच जाएगा, प्योरिटी वाला अलग रहेगा। एक बार और समझो, जैसे हीटर यहाँ था, मेटल मेल्ट हुआ, हीटर आगे गया तो मेटल वापस क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, लेकिन इम्प्योरिटी क्या है, मोल्टन में ज़्यादा सोल्यूबल है, तो इम्प्योरिटी मोल्टन के साथ साथ मूव कर जाएगी। तो मेल्टेड में ज़्यादा सोल्यूबल है तो मेल्टेड में क्या कर जाएगी बेटा, मूव कर जाएगी। दैट मीन्स क्या, इम्प्योरिटी यहाँ जा करके इकट्ठी हो जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई है तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चल गया बेटा। अब हम आगे बात कर रहे हैं, तो ये हमारी थी नंबर 4 प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग। उसके बाद इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं, बहुत बार करते हैं, और धीरे धीरे सारी इम्प्योरिटी लास्ट में इकट्ठी हो जाती है और उसको फिर हम कट करके अलग कर देते हैं और ये बिल्कुल ज़्यादा प्योर हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हाई प्योरिटी ऑफ मेटल के लिए यूज करते हैं, जहाँ हमें हाई प्योरिटी की ज़रूरत होती है। अब हम बात करें नंबर 5 पे बेटा। नंबर 5 हमारी है वेपर फेस रिफाइनिंग। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में मोस्ट ऑफ यही आती है, वेपर फेस रिफाइनिंग। देखो नेम से पता चल रहा है, वेपर फेस, वेपर में यानी कि हमें मेटल को क्या करना है, पहले वेपराइज करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट डालेंगे, मेटल को पहले वेपराइज करेंगे और फिर वो मेटल जब वेपराइज हो जाएगा उसको फर्दर हीट करके क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, मेटल अलग हो जाएगा और कंपोनेंट अलग हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं वेपर फेस की रिफाइनिंग की बात करता हूं, तो ये जो रिफाइनिंग है बेटा, द क्रूड मेटल इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग इनटू सुटेबल वोलेटाइल कंपोनेंट कंपाउंड बाय हीटिंग इट विद ए, देखो ध्यान से क्या क्या मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। द मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपोनेंट विद सुटेबल रीजेंट। द मेटल should form volatile component with suitable reagent। suitable reagent के अंदर वो मेटल बेटा एट लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, आप ये चाहे मत लिखो, चाहे लो टेम्परेचर पे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मेटल क्या है, एक सुटेबल रीजेंट के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए, यानी कि वो वेपर फेस में आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो वोलेटाइल कंपाउंड है ये इजीली डिकम्पोज होना चाहिए हायर टेम्परेचर पे, यानी कि अगर हम बात करें ताकि रिकवरी हो जाए, दिस वोलेटाइल कंपाउंड, अगर मैं वोलेटाइल कंपाउंड की बात कर रहा हूं बेटा, शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल, वो इजीली डिकम्पोजेबल होना चाहिए बेटा, सो दैट रिकवरी इज इजी, ताकि जो रिकवरी है बेटा वो आसानी से हो सके। तो ऐसी प्रोसेस को हम वेपर फेस रिफाइनिंग बोलते हैं। वेपर फेस रिफाइनिंग हमारे पास 2 है बेटा, यानी कि हम 2 वेपर फेस रिफाइनिंग को पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे
मोल्ड प्रोसेस को। तो देखेंगे वेपर फेस रिफाइनिंग, ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अब मैं इनको प्रूफ करके दिखाऊंगा इनका मतलब क्या है। तो वेपर फेस रिफाइनिंग में फर्स्ट हमारा पार्ट है मोल्ड प्रोसेस। मोल्ड प्रोसेस, मोल्ड प्रोसेस बेटा निकल की रिफाइनिंग करने के लिए यूज किया जाता है, यानी स्पेशल बता रहा हूं मैं, इट इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल, इट इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ निकल विद सुटेबल रिजेंट। जो रिजेंट होता है बेटा वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और इसको ना याद करने की एक ट्रिक भी ऐसे, आप एक वर्ड याद कर लो, मोनिको। मोनिको कंपनी है बेटा। मोल्ड प्रोसेस निकल के लिए यूज होती है विद कार्बन मोनोऑक्साइड। मोल्ड प्रोसेस निकल के लिए यूज होगी विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी कि हम मोल्ड प्रोसेस को सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? निकल के लिए। होता क्या है, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास इम्प्योर निकल है बेटा, यानी जिसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी भी है, इम्प्योर निकल है। हम क्या करते हैं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, सुटेबल रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये लो टेम्परेचर पे होता है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस में है। ये 350 से लेके अप्रोक्सीमेट 370 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। 350 से 370 या 330 से 350 दे रखा है, तो 330 से लेके 350 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। जब ये रिएक्शन होती है तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल बोलते हैं इसको। ये क्या बन गया? निकल टेट्रा कार्बोनाइल। और ये वेपर फेस में बनता है, वेपर फेस, ठीक है। निकल टेट्रा कार्बोनाइल क्या होता है बेटा? वेपर फेस में होता है। इसको फर्दर हीट करते हैं 450 से 470 केल्विन। निकल क्या हो जाता है बेटा? अलग हो जाता है प्योर, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। तो इस प्रोसेस को मोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। निकल अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी? गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं निकल की रिफाइनिंग करने के लिए। देखो पहले मेटल को क्या किया, एक वेपर फेस में, यानी कि हमें एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाया, वेपर कंपाउंड बनाया, जिसको फर्दर डिकम्पोज कर दिया, निकल क्या हो गया? प्योर हो गया। इसलिए दोनों पॉइंट क्या जरूरी है बेटा। इसका सेकंड पार्ट है वैन आर्कल मेथड। पहला मोल्ड प्रोसेस है बेटा, मोनिको मैंने बताया। अब सेकंड पार्ट है वैन आर्कल मेथड। सेकंड पार्ट है बेटा वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड बेसिकली अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए यूज किया जाता है, प्रिपेयरिंग अल्ट्रा प्योर मेटल, जिनको बहुत ज़्यादा प्योर करना पड़ता है। और अल्ट्रा प्योर मेटल में हम किस किस को यूज कर सकते हैं बेटा? जैसे हम जिरकोनियम, टाइटेनियम की बात करते हैं, ये बेसिकली जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है। और ये जिरकोनियम और टाइटेनियम स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं बेटा, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्योर करना पड़ता है, अल्ट्रा प्योर करना पड़ता है। और अल्ट्रा प्योर के लिए हम क्या करते हैं? वैन आर्कल मेथड का यूज करते हैं। वैन आर्कल मेथड में जो रिजेंट होता है, जो हम सुटेबल रिजेंट की बात करते हैं, वो आयोडीन होता है बेटा। आयोडीन का हम यूज करते हैं। देखेंगे कैसे होगा। हमारे पास क्या होगा? इम्प्योर जिरकोनियम होगा बेटा, इम्प्योर जिरकोनियम। इसमें क्या करेंगे? आयोडीन डाल देंगे, ठीक है। जब आप इस रिएक्शन को करेंगे, गैसेस फॉर्म में आयोडीन डालेंगे, तो 870 केल्विन। बेटा ये आपको टेम्परेचर भी विशेषकर ध्यान रखना दोनों प्रोसेस में। तो यहाँ से जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बन जाता है। और ये किस में बनता है बेटा? गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में बनता है। इसको फर्दर हीट करते हैं डिकम्पोज करने के लिए 2075 केल्विन में, इन प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट।
टंगस्टन का यूज करते हैं बेटा फिलामेंट का, और यहाँ से जिरकोनियम क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा और 2I2 गैसेस फॉर्म में बाहर, तो ये क्या हो गया, प्योर हो गया। ऐसे ही हम टाइटेनियम का यूज करते हैं बेटा। टाइटेनियम के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या होगा, इम्प्योर टाइटेनियम होगा, इसमें क्या करेंगे 2I2 हम आयोडीन गैस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसमें जो हम टेम्परेचर रखेंगे बेटा 523 केल्विन पे हो जाएगा ये, तो यहाँ से टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बनेगा, जो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। इसको फर्दर हीट करेंगे अप्रोक्सीमेट 700 केल्विन पे, तो यहाँ से बेटा प्योर टाइटेनियम अलग हो जाएगा और प्लस 2I2 गैस बन के बाहर। तो हमने किया क्या है, देखें, जो भी मेटल को हमें मतलब प्योर करना है, पहले उसको वेपर फेस में कंपाउंड बनाया, फिर उसको डिकम्पोज करके क्या कर दिया, प्योर कर दिया। इसलिए इस रिफाइनिंग को वेपर फेस रिफाइनिंग बोलते हैं। तो हमें पहले वेपर फेस में जाना पड़ता है। नंबर 6 पर हमारी आती है बेटा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हम एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी के बाद इस चैप्टर में हमारे पास कुछ मेटल बच जाते हैं, यूजेस ऑफ मेटल हमें पढ़ना है, तो क्रोमेटोग्राफी के बाद हम पढ़ेंगे। और मेटल कौन कौन से हमारे पास देखेंगे ध्यान से, यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम है बेटा हमारे सिलेबस में, कॉपर है, जिंक है एंड आयरन है। इन सब मेटल के बारे में पढ़ना है। इनके हमें एलॉय भी पढ़ने हैं बेटा, एलॉय क्या बनते हैं, इनके हमें यूजेस भी पढ़ने हैं। तो अब मैं इन सब के आपको एलॉय व यूजेस वगैरह बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से बेटा एक बार। तो अब हम बात कर रहे हैं यूजेस के बारे में बेटा। तो हमारे पास यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन है। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम आपको पता है बेटा, एल्यूमिनियम की फॉइल बनती है। एल्यूमिनियम का हम सिल्वर पेंट बोलते हैं, सिल्वर पेंट वगैरह में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम से हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनते हैं, यानी घर के बर्तन वगैरह बनते हैं बेटा। उसके साथ साथ एल्यूमिनियम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी में या वायर वगैरह में भी यूज होता है। एल्यूमिनियम के कुछ एलॉय है बेटा हमारे पास, जैसे सबसे पहले एल्यूमिनियम ब्रोंज। एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर एल्यूमिनियम 95% होता है बेटा, कॉपर 5% होता है। ये बिल्कुल लाइट स्ट्रॉन्ग एलॉय होता है बेटा विद गोल्डन लस्टर। इसमें गोल्डन लस्टर होती है और रेजिस्टेंस टू कोरोजन, और ये कोरोजन को भी नहीं होने देता है। तो ये क्या हमारा एल्यूमिनियम ब्रोंज है। इसका यूज हम कॉइन वगैरह बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, पिक्चर फ्रेम वगैरह बनाने में यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नेम से पता चल रहा है, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में बेटा एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5% होता है। ये बहुत लाइट होता है, टफ होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका प्रेशर कुकर, लाइट इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नंबर 3 है डूरालुमीन। डूरालुमीन जो होता है बेटा, इसमें एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0.5% के आसपास होता है। ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है बेटा, टफ होता है, डक्टाइल होता है और कोरोजन नहीं करता है। इसका यूज मेकिंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ढांचा, उसमें यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास है बेटा एल्यूमिनियम के एलॉय। अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ कॉपर। आपको पता है कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम कॉपर की वायर यूज करते हैं बेटा। उसके बाद कॉपर के कुछ एलॉय भी है। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर का जो पहला एलॉय है बेटा वो है ब्रास। ब्रास जो होता है कॉपर 60% और जिंक 40% होता है। तो यानी कि ब्रास को हम पित्तल बोलते हैं। तो इसका ये कंडेंसर ट्यूब वगैरह बनाने में, वायर बनाने में या मशीनरी के कुछ पार्ट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे बेटा ब्रोंज। ब्रोंज मेडल आप लेके आते हो, ब्रोंज। तो ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर 80%, जिंक 10% और टीन 10% होता है। ब्रोंज के बेटा कॉइन बनते हैं, स्टैच्यू बनते हैं और कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं। तो ये सब किसके बनते हैं, ब्रोंज के। नंबर 3 पे है जर्मन सिल्वर।
जर्मन सिल्वर में कॉपर 25 से 30% होता है, जिंक 25 से 30% होता है और निकल 40 से 50% होता है। और इसका यूज़ बेटा सिल्वर वायर, रेजिस्टेंस वायर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। ऐसे हमारे पास है बेटा यूजेज ऑफ जिंक। अगर मैं जिंक की बात करूं बेटा, जिंक का जो मेन यूज है इसको हम गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में यूज करते हैं। जिंक ड्राई सेल में यूज किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं जिंक की बात कर रहा हूँ बेटा, जिंक पेंट वगैरह में, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर या साइनाइड प्रोसेस, लीचिंग में भी हमने क्या किया था, जिंक वगैरह का यूज किया था। जिंक की अगर मैं बात करता हूँ एलॉय, तो देखो यहाँ भी जिंक है, यहाँ भी, तो ये सब क्या जिंक के एलॉय में भी काउंट किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूजेज ऑफ आयरन। आयरन का आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज होता है डेली लाइफ में। आयरन से हम खिड़की, दरवाजे, विंडो वगैरह बनाते हैं बेटा। आयरन से हम क्या करते हैं, कास्टिंग स्टोव वगैरह, रेलवे स्लीपर, गटर, पाइप, टॉयज वगैरह बनाते हैं। और आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म रोट आयरन होती है। स्टील भी आयरन की एक फॉर्म है। आयरन के हम लोगों ने खासकर स्टील के 5 हमने एलॉय पढ़े थे, जिसमें हम स्टेनलेस स्टील, निकल स्टील, क्रोम स्टील, इनवार और एलनिको, ये सारे पांचों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये था हमारा मेटल और उसके यूजेस और उसके एलॉय के बारे में बातें। आई होप यहां तक आपको वीडियो समझ आई होगी। बेटा हम डिस्कस करेंगे बाकी जो बचा हुआ क्रोमैटोग्राफी है। मेटलर्जी चैप्टर में एक ही टॉपिक हमारा बचा है, क्रोमैटोग्राफी। इस चैप्टर में क्रोमैटोग्राफी बहुत छोटी है, बट मैं आपको बड़ी ब्रीफ से समझाऊंगा, स्पेशल एक लेक्चर बना के क्रोमैटोग्राफी को। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो क्रोमैटोग्राफी को छोड़ के बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।